अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग करवा रही हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पीछे उन्होंने दिया हुआ है कि जो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड है ना, उनका अपने फंक्शन डिटेल में लिखना है। तो पहले हम ब्लड को पढ़ेंगे, फिर ब्लड के कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको आपने इस तरीके से तैयार करना है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपके लिए बड़ी खूबसूरत सी डायग्राम ब्लड की बनाई है। ये देखें, ये जो है ना, ये ब्लड है, ठीक है। ये ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड इस तरह का होता है। अब आप तो कहते होंगे कि ब्लड तो रेड कलर का होता है, ये कैसा ब्लड है। बिल्कुल स्टूडेंट, मैंने बिल्कुल ठीक डायग्राम बनाई है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम बात करेंगे कि ब्लड रेड कलर का क्यों नज़र आता है। अच्छा, ब्लड के अंदर ना दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ये देखें, एक तो सारा येलो वाला मटीरियल नज़र आ रहा है, जो सारा येलो वाला ये जो है ना लिक्विड, ये जो येलो वाला पोर्शन है ना, ये सारा लिक्विड पोर्शन है। लिक्विड है, जिस तरह पानी नहीं होता उस तरह ये लिक्विड है, सही है। ये जो येलो पोर्शन है, ये वाला जो येलो पोर्शन है ना, लिक्विड पोर्शन है, सही हो गया। तो ये जो लिक्विड पोर्शन है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा, सही हो गया। ये सारा क्या है, लिक्विड पोर्शन है ब्लड का, सही हो गया, ठीक हो गया। और उसके अलावा आपको ब्लड के अंदर क्या चीज़ें सेल्स नज़र आ रहे हैं फिरते हुए, ये सेल्स हैं। ये देखें, रेड कलर के हैं, इसलिए इनको रेड ब्लड सेल कहते हैं। चूँकि ब्लड के अंदर घूम रहे हैं, इसलिए इनको ब्लड सेल्स कहते हैं। और चूँकि रेड कलर के हैं तो रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ठीक हो गया। इसी तरीके से ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं, वाइट कलर के हैं, ये तो ये वाइट ब्लड सेल्स हो गए। इसी तरीके से ब्लड के अंदर तीसरे कोर सेल्स होते हैं। वो सेल्स तो नहीं है, लेकिन बड़े बड़े सेल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है। बड़े बड़े पहले सेल्स होते हैं, इतने बड़े बड़े, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक हो गया। और छोटे टुकड़ों में टूट के ना ऐसे करके स्ट्रक्चर बना देते हैं, छोटे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उनको कहते हैं प्लेटलेट्स। तो ये वो प्लेटलेट्स हैं, ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको क्या बना के दिखाए हैं, ये रेड ब्लड सेल हैं, ये वाले वाइट ब्लड सेल हैं, ठीक हो गया। और ये क्या है, प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं ना, सेल नहीं होते, लेकिन सेल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, सही हो गया, ठीक है। यही बात मैंने आपको बताई है नीचे। ये इसी तरीके से मैंने फ्लो चार्ट की सूरत में बना के दिखा दिया ताकि याद करने में आसानी हो जाए। ब्लड है, ब्लड के दो पोर्शन होते हैं। एक ब्लड का पोर्शन है लिक्विड पोर्शन, ये येलो वाला सारा, ये वाकई येलो होता है, ठीक है। ये सारा जो येलो वाला पोर्शन है ना, सारा लिक्विड पोर्शन है ब्लड का। इस सारे लिक्विड पोर्शन को प्लाज्मा कहते हैं, ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है देखने में, आप मुझे खुद बताएं कि क्या सेल्स पोर्शन आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि येलो वाला फ्लूइड नज़र आ रहा है ज़्यादा। जो येलो वाला लिक्विड पार्ट है, यही आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है इसकी परसेंटेज भी ज़्यादा होती होगी। तो इसकी परसेंटेज 55% है। और जो सेल्स पोर्शन है ना ब्लड का, ये देखिए, ब्लड के दो ही पोर्शन है, एक ये वाला लिक्विड पोर्शन है, दूसरा सेल्स वाला पोर्शन है। तो लिक्विड वाला पोर्शन, येलो वाला पोर्शन मैंने ज़्यादा बनाया हुआ है, इसका मतलब ये ज़्यादा होता होगा परसेंटेज में, तो ये 55% है। जो दूसरा सेल्स वाला पोर्शन है ना, वो कम है, आपको नज़र आ रहा है, तो वो 45% बना रहा होता है। अगर पूरा ब्लड हम 100% कंसीडर करें तो उसमें से 55% जो पोर्शन है वो येलो पार्ट वाला है, जिसको हम प्लाज्मा कह रहे हैं, ये लिक्विड पोर्शन, सही हो गया। और जो 45% पार्ट है वो सेल्स वाला पार्ट है, ठीक है। सेल्स में मैंने आपको बताया कौन कौन से सेल्स हैं, 3 तरह के सेल्स हैं। एक रेड ब्लड सेल हैं, एक वाइट ब्लड सेल हैं, और एक बड़े सेल्स नहीं हैं, लेकिन सेल के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको प्लेटलेट्स कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे सेल्स या सेल्स लाइक बॉडीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आपकी बुक ने भी यही किया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम ये हैं, हम इनको सेल्स तो नहीं कह सकते ना, ये तो सेल लाइक बॉडीज़ हैं, छोटी छोटी बॉडीज़ हैं जो सेल की तरह हैं लेकिन सेल नहीं है, सही हो गया। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्लेटलेट्स की बात कर रहे होंगे, सही हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये आपने ब्लड को अच्छे से देख लेना है। अब आगे मज़ीद ये जो लिक्विड पोर्शन है, येलो वाला पार्ट, मैं येलो पार्ट की बात कर रही हूँ, ठीक हो गया। ये जो लिक्विड पोर्शन है जिसको प्लाज्मा कहा है, ये मज़ीद आगे किस चीज़ पे मुश्तमिल है, आपको नज़र आ रहा है, ये सारा पानी है, सारा पानी है। तो ये मैं इस इसकी प्लाज्मा की बात कर रही हूँ। ये जो येलो वाला पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन है, इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो ये सारा पानी है, 90 to 92% वाटर है, सही हो गया। ये जो प्लाज्मा है, ये जो येलो वाला पोर्शन है, ये येलो कलर वाला है, ठीक हो, ये असल में भी येलो ही होता है, ठीक है। ये कैसा है, इसमें 90 to 92% वाटर है और थोड़ी थोड़ी प्रोटीन भी इसके अंदर तैर रही है। मतलब अगर मैं बना के दिखाना चाहूँ आपको, तो आप सपोज कर लें ये वाली प्रोटीन है जो प्लाज्मा के अंदर तैर रही हैं, ठीक हो गया। ये प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन तैर रही है, ब्राउन वाली। तो इस तरीके से, और वो प्रोटीन कितनी होती हैं, वो 7 to 9% होती हैं। मतलब कि अगर प्लाज्मा को मैं 100% कंसीडर कर लूँ ना, इसी प्लाज्मा को खाली, तो प्लाज्मा अगर 100% है तो उसमें 90 to 92% तो पानी ही है। मतलब कितना ज़्यादा पानी है। सिर्फ 7 to 9% प्रोटीन्स हैं
और बाकी जो अदर सब्सटेंसेस हैं, अदर सब्सटेंसेस में हम पढ़ेंगे साल्ट हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल है, वो सब्सटेंसेस सिर्फ 1% बना रही हैं। तो ये तीनों को अगर आप प्लस करेंगे तो ये 100% बन जाएगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि वैसे तो ब्लड के दो, अगर ब्लड को मैं 100% कंसीडर करूँ तो 55% आपका येलो पोर्शन प्लाज्मा है और 45% आपके सेल्स या सेल लाइक बॉडीज़ हैं। अगर मैं प्लाज्मा को 100% कंसीडर करूँ ना, तो 100% में से प्लाज्मा की खाली बात कर रहे हैं, सेल्स और सेल लाइक बॉडीज़ को एक बार निकाल दें आप, तो प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% पानी है, 7 to 9% प्रोटीन है और अदर सब्सटेंसेस हैं 1%। ठीक हो गया। इसको मैं बुक से आपको बता देती हूँ, बुक में यही चीज़ उन्होंने बताई हुई है, बस मैंने आपको फ्लो चार्ट में बता दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। देखें ये स्टूडेंट्स, हम अपनी डायग्राम को भी साथ में देखते जाएंगे और साथ में इसको भी देखेंगे। वो कहते हैं देखें 55% ऑफ ब्लड का जो 55% पोर्शन है वो किस चीज़ पे कंपोस्ट है, ज़्यादातर पोर्शन 50 से ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा है। तो किस चीज़ पे मुश्तमिल है, वो फ्लूइड पोर्शन पे मुश्तमिल है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। वो फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, येलो वाला पार्ट, इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। वाइल जबकि जो 45% है ब्लड का वो सेल्स और सेल लाइक बॉडीज़ पे मुश्तमिल है। जो 45% पार्ट है, बाकी जो पार्ट है वो सेल्स या सेल लाइक बॉडीज़ उसने प्लेटलेट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल की है। देखें कितने अच्छे तरीके से उन्होंने बुक बनाई होती है। ठीक है। अडल्ट ह्यूमन जो होता है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, उसके अंदर 5 लीटर ब्लड है। ठीक है, अच्छी बात, ये आपने MCQ के लिए बात याद रखनी है कि अडल्ट ह्यूमन के अंदर, मतलब अडल्ट 20 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, जो बड़े लोग हैं, उनके अंदर 5 लीटर ब्लड होता है। सही हो गया। 1 लीटर मतलब 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है। तो 5000 ml अगर वो आपसे ml में कभी पूछ लेता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस प्लाज्मा को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो येलो पोर्शन है, फ्लूइड पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन को अब हम प्लाज्मा को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर पहले हम प्लाज्मा को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम सेल और सेल लाइक बॉडीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। सही हो गया। इस तरीके से प्लाज्मा की पहले बात कर लेते हैं। प्लाज्मा क्या है, वो कहते हैं ये ब्लड का लिक्विड पोर्शन है। बिल्कुल सही बात है। देखें ब्लड का लिक्विड पोर्शन है, ब्लड का, ये ब्लड का सारा येलो वाला पार्ट लिक्विड पार्ट है ना, जिस तरह पानी होता है उस तरह प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में मज़ीद 3 चीज़ें आ जाती हैं। क्या क्या? एक तो वही बात, प्लाज्मा में मज़ीद 3 चीज़ें आ जाती हैं। 90 to 92% वाटर है, या आपने अच्छे से परसेंटेज याद करनी है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी है और हमारे MCQ भी आ सकते हैं। 7 to 9% प्रोटीन्स है और 1% अदर सब्सटेंसेस मौजूद हैं। 1% अदर सब्सटेंसेस मौजूद हैं, 7 to 9% प्रोटीन्स हैं और ये सब कुछ। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। पानी तो पानी होता है ना, अभी पानी को डिटेल में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, पानी कहाँ से आया, ये इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। देखें, याद करें आपने जब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़े से पानी की एब्जॉर्प्शन होती है, ये बात मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, और लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा पानी की एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, तो वो जो लार्ज इंटेस्टाइन से पानी, ये लार्ज इंटेस्टाइन थी ना हमारी, ये वाली, ठीक, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन से पानी एब्जॉर्ब हुआ था और ब्लड में चला गया था, वो ब्लड में कहाँ पे गया था, ये वही तो पानी ब्लड में फिर रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से चीज़ें रिलेट करके पढ़नी है। और ये प्रोटीन्स कहाँ से आती हैं, कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं, अब हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब ये प्रोटीन होती है ना, ये भी 3 तरह की होती हैं, एंटीबॉडीज़, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन। इन तीनों प्रोटीन को अब हमने डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले एल्बुमिन प्रोटीन की बात कर लेते हैं। नहीं, सबसे पहले देखें, आप बुक से देख लेते हैं। प्रोटीन 3 तरह की हैं, एक एंटीबॉडीज़ है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, एल्बुमिन प्रोटीन है, वही बात जो मैंने आपको बताई। सबसे पहले एंटीबॉडीज़ की बात कर लेते हैं। एंटीबॉडीज़ वो कहता है इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज़ जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा प्रोटीन्स। क्यों? प्लाज्मा के अंदर है ना, तो इनको प्लाज्मा प्रोटीन कह रहे हैं, प्लाज्मा के अंदर तैर रही हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, इन्होंने ये ना, आपने याद रखना है, इनके बारे में मैं आपको बता दूँ, ऐसे करके वाई शेप्ड होती हैं एंटीबॉडीज़। ये ना एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये बॉडी के हथियार हैं। इन्होंने बॉडी के डिफेंस में रोल प्ले करना होता है। डिफेंस मतलब जिस तरह हमारा मुल्क का डिफेंस सिस्टम नहीं है, मतलब हमारे मुल्क की आर्मी है, वो आर्मी क्या करती है, बाहर से कोई दुश्मन हमला ना कर दे, तो इसलिए वो आर्मी मौजूद है। इसके अलावा उस आर्मी के पास हथियार होते हैं। तो इस तरह हमारी बॉडी, एंटीबॉडीज़ भी हमारी बॉडी की आर्मी के तौर पर एक्ट करती हैं। मतलब ये हमारे बॉडी के अंदर हथियार पड़े हुए हैं, वाइश ऐसे करके होते हैं। जब भी कोई बाहर से बैक्टीरिया आ जाता है ना, मान लो बैक्टीरिया आ गया, तो इन एंटीबॉडीज़ ने जाना है, जाके इसमें अपने उस बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेना है, काबू कर लेना है ऐसे करके। अब बैक्टीरिया को पकड़ के रख लिया इन्होंने। अब बैक्टीरिया कहाँ बच के जाएगा, बॉडी के अंदर कहीं और नहीं बच के जा सकेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर बॉडी के अंदर कहीं और बच के चला जाए तो वहाँ पे जाके इसने अपनी नंबर मल्टीप्लाई कर लेना है, ये तो तादाद में बढ़ता जाएगा। तो इसको काबू करना ज़रूरी है बैक्टीरिया को। तो इस बैक्टीरिया को काबू करने के लिए हमारी अल्लाह ताला ने एंटीबॉडीज़ रखी हुई हैं। इन्होंने बैक्टीरिया को काबू कर लिया। अब थोड़ी देर बाद वाइट ब्लड सेल आएगा। वाइट ब्लड सेल वही वाला, ये वाला वाइट ब्लड सेल, ये मैंने आपको बताया था। इनको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इनके फंक्शन बहुत मज़े के हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अब ये वाइट ब्लड सेल आएगा, कहेगा मैं तुम्हें बताता हूँ, ज़रा तुम बैक्टीरिया बच के जा रहे थे मुझसे, ये आएगा आके इसको इंगल्फ कर लेगा, ये जो बैक्टीरिया इसको खा लेगा वाइट ब्लड सेल। तो इस तरीके से वो बैक्टीरिया वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से एंटीबॉडीज़ का रोल होता है। ठीक है, वही वो कह रहा है, एंटीबॉडीज़ जो होती हैं
इनको वाइट ब्लड सेल ही बना रहे होते हैं, ठीक है। इन वाइट ब्लड सेल ने ही इनको इन एंटीबॉडीज़ को बनाया था और इन एंटीबॉडीज़ को डाल के पहले ब्लड में डाल दिया था, ठीक है, ताकि अगर कभी वो एंटीबॉडी से अगर कभी वो कोई बैक्टीरिया आ जाए ब्लड के अंदर तो वो एंटीबॉडीज़ उस बैक्टीरिया को अपने अंदर हथिया लें, ट्रैप कर लें, और फिर मैं बाद में वाइट ब्लड सेल कहता है मैं आऊँगा और मैं आके उस बैक्टीरिया को खा लूँगा। सही हो गया। तो ये भी दरअसल वाइट ब्लड सेल ने ही बनाई हुई है एंटीबॉडीज़। तो वही वो बात कह रहा है कि एंटीबॉडीज़ ने क्या करना है, डिफेंड करना है बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करना है, हिफाजत करनी है बॉडी की अगेंस्ट द पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म, उनको पैथोजन कहते हैं, जिन्होंने बीमारियाँ फैलानी होती हैं। सही हो गया। और आगे जाके आगे आपके बुक में लिखा हुआ है कि एंटीबॉडीज़ को वाइट ब्लड सेल भी बनाते हैं, इसलिए मैंने यहीं पे आपको बात बता दी। कहाँ पे लिखा है देखें, आपके एक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनका नाम होता है लिम्फोसाइट्स। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये वाइट ब्लड सेल हैं एक तरह के, उन्होंने एंटीबॉडीज़ बनानी होती हैं। सही हो गया। अगेंस्ट द पैथोजन एंटीबॉडीज़ ऐसे वाई शेप्ड होती हैं। ठीक हो गया। अब हमने एंटीबॉडीज़ की बात कर ली, अब हम हल्की सी बात फाइब्रिनोजन की कर लेंगे, फिर हल्की सी बात हम एल्बुमिन की कर लेंगे। पहले हम फाइब्रिनोजन की कर लेते हैं। फाइब्रिनोजन क्या है? ये भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है, ये तुम्हें पता ही है, ये प्लाज्मा प्रोटीन ही है ना। सही हो गया। इसने करना क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। इसने ब्लड को क्लोट करना है। ब्लड क्लोटिंग का क्या काम है? देखें, फॉर एग्जाम्पल कभी आपको कहीं कट लग गया, तो आपको नहीं, चलो किसी को लग गया, किसी भी शख्स को लग गया, ठीक हो गया। अच्छा, कट लग गया। अब उस कट के बाद मान लो यहाँ पे कट लग गया, अब यहाँ पे कट लग जाएगा तो यहाँ पे मेरी ब्लड वेसल मौजूद है। सही हो गया। ऐसे क्योंकि ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल की इंजरी हो गई, उसको भी कट लग गया। अब यहाँ से तो ब्लड निकलता रहेगा, कितना खून निकल जाता है। तो खून अगर, इसलिए यहाँ पे जल्दी से एक ब्लड क्लोट होता है, उसका बनना ज़रूरी है, ताकि सारा खून मेरा निकल के यहाँ से बह ना जाए। अगर यहाँ पे ब्लड क्लोट ना बने तो खुद ही सोचें, यहाँ से सारा खून तो बह के बाहर चला जाएगा। सही हो गया। तो थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे आप देखते हैं ब्लड स्टॉप हो जाता है, वहाँ से फ़्लो करना, वहाँ से बहना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड क्लोट बन जाता है। वो ब्लड क्लोट जो होता है, खून का छोटा सा लोथड़ा सा बन जाता है, ये समझ लें आप, जो ब्लड को वहाँ से एक सील के तौर पर एक्ट करता है। वहाँ पे सील सी बन गई है, उस सील ने ब्लड को बाहर नहीं जाने देना। तो उस ब्लड क्लोट को बनाने में इस फाइब्रिनोजन का किरदार है। ये आगे हमने डिटेल में पढ़ना है। देखिए पूरा प्रोसीजर जो है ना, इसमें हम नहीं देखें, फाइब्रिनोजन लिखा हुआ है ना, तो इस ब्लड क्लोट को बनाने में फाइब्रिनोजन का किरदार है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मज़े का प्रोसीजर है। बस हल्का सा भी आप देख लें कि एल्बुमिन जो है इसने ब्लड क्लोटिंग करनी है। आगे वो कहता है कि सॉरी फाइब्रिनोजन ने करनी है ब्लड क्लोटिंग। अब तीसरी प्रोटीन है एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। एल्बुमिन भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है। इस प्रोटीन ने क्या करना है? ये बड़ी मज़े का काम करती है। इसने ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का मेंटेन करना है। अब क्वेश्चन पैदा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इसके लिए थोड़ा सा आपको ना समझना पड़ेगा, फिर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझ आएगा। ये मैं आपको समझाती हूँ। जी स्टूडेंट, देखें, ये आपके ना बॉडी के सेल पड़े हुए हैं। बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, ऑर्गन किससे मिलकर बना होता है? चैप्टर नंबर 5 में हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बना होता है और टिश्यू सेल से मिलकर बने होते हैं। तो कोई भी आपका बॉडी का ऑर्गन है जो सेल से मिलकर बना हुआ है, ये सारे सेल्स इस ऑर्गन के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। ये हमारा खूबसूरत सा बॉडी का ऑर्गन है। कोई भी ऑर्गन है, मान लो लीवर है, मान लो आपका हार्ट है, मान लो स्टमक है, किडनी है, कोई भी आपका बॉडी का ये ऑर्गन है। सही हो गया। उस ऑर्गन के अंदर है सारे सेल्स ही पड़े हुए। ठीक हो गया। बस वो सेल्स मुख्तलिफ काम करते हैं। किडनी के सेल और काम कर रहे हैं, लीवर के सेल और काम कर रहे हैं, हार्ट के सेल और काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके काम मुख्तलिफ है ना, हैं वो सारे सेल्स ही। ठीक हो गया। अब होता क्या है, ऑर्गन के पास ना पीछे से एक, आगे हमने डिटेल में पढ़ना है लेकिन दोबारा भी इधर भी पढ़ लेते हैं, एक ब्लड वेसल आती है। ये ब्लड वेसल जो होती है ना, इसकी थोड़ी वॉल्स बड़ी मोटी होती हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं आर्टरी। इस ब्लड के पास ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब आपने ना एक चीज़ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छे से समझ लेना है। वैसे तो मैंने चैप्टर नंबर 2 में भी समझाया था, लेकिन इस चैप्टर में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लफ्ज़ बार बार आना है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, ना होने के बराबर। ठीक है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है, साफ़ ब्लड है, जो भी लंग्स से आ रहा है। लंग्स ने इस ब्लड को भी साफ़ किया है और इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डाली हुई है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है। ठीक हो गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये ब्लड आएगा सेल्स के पास, लेकिन जब ये ब्लड वेसल इसके अंदर एंटर होगी ना, तो ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाते वक्त समझाया था कि आर्टरी ने डिवाइड होना है आर्टीरियोल के अंदर और आर्टीरियोल ने डिवाइड होना है कैपिलरीज के अंदर। अगर आपको नहीं भी याद तो मैं आपको याद करवा दूँ। ये देखें, ये हमने डिटेल में पढ़ा था। आर्टरी ने डिवाइड होने छोटी छोटी ब्लड वेसल आर्टीरियोल के अंदर और आर्टीरियोल ने कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होना है। ऐसे ही था ना। तो ये आर्टरी है, आर्टरी छोटी सी ब्लड वेसल में डिवाइड होगी जिसको आर्टीरियोल कहेंगे। तो मान लो ये यहाँ पे पहले आर्टीरियोल में डिवाइड हो गई, छोटी सी ब्लड वेसल में डिवाइड होगी, आर्टीरियोल में डिवाइड होगी। ये एक आर्टीरियोल है, दूसरी आर्टीरियोल। अब आर्टीरियोल ने मज़ीद कैपिलरीज़ के अंदर डिवाइड होना है, तो ये कैपिलरीज़ मज़ीद पतली हो जाती हैं। इतनी पतली होती हैं कैपिलरीज़ कि उनकी ब्लड वेसल सिर्फ एक सिंगल सेल से लाइंड है, ऐसे करके पतले पतले सेल्स हैं,
पतले पतले पतली पतली दीवारें हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम देखेंगे चीज़ों को एक्सचेंज होना है, चीज़ें आनी हैं और जानी हैं। ठीक हो गया। ये आगे हमने डिटेल में ब्लड वेसल वाले टॉपिक में पढ़ना है, लेकिन अभी हल्का सा ओवरव्यू देना ज़रूरी है सिर्फ इस एक लाइन को समझाने के लिए जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। अच्छा, आगे कैपिलरीज बन जाती हैं, आगे हमने यही चीज़ डिटेल में पढ़नी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। इस तरीके से कैपिलरीज बन गई। ठीक हो गया। ये मेरी खूबसूरत सी कैपिलरीज बन गई मान लो। ठीक हो गया। ऐसे करके कैपिलरीज हैं। अब ये जो कैपिलरीज है ना, इनके अंदर ब्लड मौजूद है। अब ये जो ब्लड होता है ना, ये कहता है भाई मैं तो निकल के बाहर सेल के पास नहीं जाने वाला। इस ब्लड की थोड़ी समझ लो अक्कड़ है, जिद है। कहता है मैंने सेल के पास नहीं जाना, तो ये ब्लड खुद निकल के सेल के पास नहीं जाएगा, बल्कि ये जो ब्लड है ना, ये ब्लड, क्योंकि कैपिलरी है ऐसे करके यहाँ पे मौजूद, इसको मैं जूम करके दिखा रही हूँ, तो इस कैपिलरी के अंदर से हल्का हल्का फ्लूइड निकल के बाहर जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर ना रेड ब्लड सेल्स हैं। ये रेड ब्लड सेल्स बहुत बड़े बड़े हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी बड़े बड़े हैं। सेल्स की तादाद इतनी बड़ी होती है कि वो ना इनकी दीवारों को क्रॉस नहीं कर पाते, तो वो बाहर नहीं जा पाएंगे। बाहर सिर्फ हल्का हल्का फ्लूइड निकल के जाएगा। तो वो जो फ्लूइड निकल के बाहर जा रहा है ना यहाँ पे, वो फ्लूइड जो होता है उसके अंदर फिर न्यूट्रेंट होते हैं, उसी के अंदर ग्लूकोज होता है, उसी के अंदर ऑक्सीजन है, और वो फ्लूइड जाएगा। अब वो फ्लूइड सेल के पास जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना आप? ये मेरा ब्लड है, ऐसे करके ब्लड वेसल है, ये ऐसे करके मान लो ब्लड वेसल है। इसके अंदर ये हल्के हल्के सुराख हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी स्पेस मौजूद है, बस इतनी स्पेस है। इन स्पेसेस में से जो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट है, वो नहीं बाहर जा सकते। सिर्फ ब्लड के अंदर से सिर्फ थोड़ा सा फ्लूइड जाएगा निकल की तरफ बाहर। उस फ्लूइड के अंदर ऑक्सीजन है, उस फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज है। उस फ्लूइड ने जाके सेल्स को न्यूट्रन और वो जो ऑक्सीजन है और वो जो ग्लूकोज है वो दे देनी है। सेल्स ने इसी तरीके से फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाई हुई थी गंदी गैस, वो उस गैस को फ्लूइड में डाल देना है, वो फ्लूइड भी वापस इस ब्लड में आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होता है, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो ब्लड ये जो हमारे पास ब्लड वेसल है, जो कैपिलरी है, इसके अंदर से सारा फ्लूइड निकल के क्यों बाहर नहीं जा रहा? इसके अंदर काफ़ी वाटर है ना, हमने पढ़ा 90 to 92% वाटर है, तो सारा पानी निकल के बाहर क्यों नहीं जाता? सिर्फ थोड़ा सा पानी निकल के बाहर क्यों जा रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक खूबसूरत प्रोटीन एल्बुमिन प्रोटीन रखी हुई है। सही हो गया। वो एल्बुमिन प्रोटीन है, ये इस एल्बुमिन प्रोटीन की वजह से मुमकिन हो पा रहा है। ठीक हो गया। प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन पड़ी हुई है। एल्बुमिन प्रोटीन को ना आप ऐसे समझ लें जिस तरह एल्बुमिन प्रोटीन जो है ना, वो मदर है, माँ है पानी की। ठीक हो गया। मदर ऑफ वाटर। जिस तरह बच्चों को ये एल्बुमिन प्रोटीन जो है ना, ये मदर है पानी की, पानी इसका बच्चा है। जिस तरह बच्चों को माँ से बड़ी मोहब्बत होती है ना, इस तरह पानी को एल्बुमिन प्रोटीन से बड़ी मोहब्बत है। पानी, ये जो एल्बुमिन प्रोटीन चूँकि इसके अंदर पड़ी हुई है, इस ब्लड वेसल के अंदर पड़ी हुई है, कैपिलरी के अंदर पड़ी हुई है, जब एल्बुमिन प्रोटीन यहीं पे, तो पानी भी यहीं पे रहेगा। सही हो गया। एल्बुमिन प्रोटीन इसलिए कुछ ऐसी ये हाई क्लासेस में जाके हम पढ़ते हैं, अभी आपके लेवल का है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। एल्बुमिन प्रोटीन इसलिए जब बॉडी के अंदर कम हो जाती है ना, जब लीवर ख़राब हो जाता है, क्योंकि लीवर ही एल्बुमिन प्रोटीन को बनाता है। जब लीवर ख़राब हो जाएगा, एल्बुमिन प्रोटीन नहीं बनेगी, तो ये सारा फ्लूइड जो पानी निकल के बाहर जाना शुरू कर देता है। सारा फ्लूइड निकल के बाहर जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से टिश्यूज़ फूलना शुरू हो जाते हैं, टिश्यू स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, जिसको एडीमा कहते हैं। डिटेल की बात है, ये आगे हम हाई क्लासेस में पढ़ते हैं, MBBS में पढ़ते हैं इस चीज़ को। ठीक है, समझ आ गई आपको? बस आपने ये बात, इस चीज़ को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक हो गया। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इस चीज़ को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये एल्बुमिन प्रोटीन की वजह से बन रहा है। एल्बुमिन प्रोटीन ने क्या किया, सारा फ्लूइड निकल के बाहर ना चला जाए। क्यों? ठीक है, इसलिए एल्बुमिन प्रोटीन ने ऑस्मोटिक प्रेशर बनाया हुआ है। उस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से पानी जो होता है वो एल्बुमिन प्रोटीन की तरफ खींचा रहता है, बाहर नहीं जा पाता। वरना तो सारा फ्लूइड निकल के बाहर जा सकता है, क्योंकि अगर इतने भी सुराख है तो मेरी आप खुद ही समझे, तो कैसे पानी निकल के इस सुराख में से बाहर नहीं जा सकता? ना जा सकता है, लेकिन हल्का सा पानी सिर्फ बाहर जाता है, ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि एल्बुमिन प्रोटीन ने उस पानी को ट्रैप करके रखा हुआ है ब्लड वेसल के अंदर, उसको बाहर नहीं जाने दे रही वो एल्बुमिन प्रोटीन। यही कॉन्सेप्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक हो गया। अगर आपको समझ आ गई है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो फिर आप ऐसी लाइन को याद कर लें, क्योंकि है तो सिर्फ एक लाइन ही याद करनी है बस आपने। ठीक हो गया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। एल्बुमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है, वरना बात लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, एल्बुमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है जिसने क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का मेंटेन करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपल यही है कि वो जो कैपिलरीज के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन है, उसने क्या करना है, पानी फ्लूइड बाहर ना चला जाए, उसको रिटेन करना है, इसी के अंदर रहे, इसी के अंदर उसको ट्रैप रखना है, बाहर ना चला जाए, बस ये बात है। ठीक है। अब वो दूसरी बात वो कहता है कि हमने पढ़ा था, हमने तीनों प्रोटीन की बात कर ली। ठीक है, एल्बुमिन की भी कर ली, फाइब्रिनोजिन और एंटीबॉडीज़, तीनों प्रोटीन की अब हमने बात कर ली। अब हम ना अदर सब्सटेंसेस की बात कर लेते हैं जो 1% बना रही हैं। ठीक हो गया। अदर सब्सटेंसेस में हमारे पास कौन कौन सी सब्सटेंसेस आ जाती हैं? हमारे साल्ट आ जाते हैं, हमारे न्यूट्रेंट्स आ जाते हैं, हमारी गैसेस आ जाती हैं, हमारा वेस्ट मटीरियल आ जाता है, हमारे हार्मोन्स आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें अदर सब्सटेंसेस में आ जाती हैं। इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक। अब वो कहता है साल्ट्स, इसके अलावा साल्ट्स होते हैं, वो भी हमारे इस प्लाज्मा के अंदर मौजूद हैं। ये जो येलो वाला मेरा प्लाज्मा फ्लोट कर रहा है ना,
इस प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन थी, प्रोटीन के अलावा अदर सब्सटेंसेस में साल्ट हैं, वेस्ट मटेरियल है, वो सब कुछ, ठीक है। ये देखें साल्ट, कौन कौन से साल्ट हैं, वो कहते हैं इंपॉर्टेंट प्लाज्मा के अंदर जो साल्ट्स होते हैं वो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, नमक से याद कर लें, नमक, सोडियम क्लोराइड नमक होता है ना, तो सोडियम क्लोराइड साल्ट मौजूद है। और कौन सा साल्ट मौजूद है, एंड बाइकार्बोनेट आइंस। बाइकार्बोनेट आइंस क्या करते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपको ना 9th क्लास बायोलॉजी में पढ़ाया था पीएच ऑफ द ब्लड, पीएच ऑफ द ब्लड मैंने आपको कहा था 7.4 मेंटेन होना लाजमी है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, बंदे की डेथ हो जाती है। तो जब पीएच थोड़ी सी ज़्यादा होने लगती है या कम होने लगती है तो अल्लाह ताला ने उस मकसद के लिए बाइकार्बोनेट आयन हमारे प्लाज्मा के अंदर रखे हुए हैं ताकि पीएच ज़्यादा या कम ना हो, ठीक हो गया, क्योंकि पीएच कम या ज़्यादा सही नहीं है, हार्मफुल है बॉडी के लिए। इसके अलावा वो कहते हैं और कौन से साल्ट्स बॉडी के अंदर मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है आपके प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। मैग्नीशियम मौजूद है आपके प्लाज्मा के अंदर, सी से कैल्शियम, सी से कॉपर, इस तरह याद कर लें, सी से कैल्शियम, सी से कॉपर आपके प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। और क्या मौजूद है, पोटाशियम मौजूद है आपके प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। पोटाशियम के एंड में एम आ रहा है तो मैग्नीशियम, एम से मैग्नीशियम बनता है, तो मैग्नीशियम मौजूद है और जिंक मौजूद है, ठीक है। तो ये सारे साल्ट्स आपके कहाँ पे घूम रहे हैं, ये जो आपका येलो पोर्शन है प्लाज्मा उसी के अंदर है। ये साल्ट्स आए कहाँ से, जो हम खाना खाते हैं, हमारे खाने के अंदर कैल्शियम होता है, हमारे खाने के अंदर मैग्नीशियम होता है, कॉपर होता है, पोटाशियम होता है, सारे मेरे खाने से ही तो आ रहे हैं। खाना डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरा था ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन से इन तमाम चीज़ों की एब्जॉर्प्शन होती है और एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ रहे होते हैं, तो ये वही सारे साल्ट्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे प्लाज्मा के अंदर न्यूट्रेंट्स मौजूद है, न्यूट्रेंट्स वही जो ग्लूकोज स्मॉल, याद नहीं आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन के सॉरी, ये मेरा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेरा स्टमक है, ठीक है, स्टमक है, स्टमक के बाद याद है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सारी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मेरा खाना था, जो मेरे न्यूट्रिएंट्स थे, वो सारे एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आए थे, तो ये वही न्यूट्रिएंट्स की वो बात कर रहा है, ठीक हो गया। और वेस्ट प्रोडक्ट याद है आपको, सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ के डाल दी थी, सेल्स ने वेस्ट प्रोडक्ट जो थी अमोनिया वो ब्लड में डाल दिया था, ठीक हो गया। इसके अलावा लीवर सेल ने जो यूरिया बनाया था वो यूरिया ब्लड में डाल दिया था। पिछले सारे कॉन्सेप्ट आपस में रिलेटेड होंगे, वही रिवाइज होंगे इसलिए। अच्छा, और तीसरा हार्मोन्स आपके ब्लड के अंदर मौजूद हैं, वही हार्मोन्स जो मैंने आपको बताया, आपके ब्रेन जो था, ब्रेन के अंदर ग्लैंड्स थे, उन ग्लैंड्स ने हार्मोन बनाए थे, वो हार्मोन ब्लड के अंदर डाल दिए थे। इससे पहले जब मैंने ओवरव्यू दिया था आपको, इंट्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। इसलिए हर एक लेक्चर लें ताकि आपको चीज़ आपस में रिलेटेड रहें, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर प्लाज्मा के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक ग्लूकोज, लिपिड, अमाइनो एसिड, यही तो 3 चीज़ें आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुई थी, याद है ना आपको, तो वो सारी प्लाज्मा के अंदर ही आएंगी, ब्लड के अंदर ही आएंगी, ब्लड के अंदर आएंगी। और ब्लड के अंदर क्या चीज़ है, लिक्विड पोर्शन, प्लाज्मा येलो वाला, तो प्लाज्मा के अंदर ही आएंगी, ठीक है। अब वो कहते हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो थे वो ब्लड में एंटर हुए थे, कहाँ से आए थे, डाइजेस्टिव सिस्टम से आए थे, ये तो आपको पता ही है। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पर जब हमने एब्जॉर्प्शन करवाई थी तो ये तीनों न्यूट्रिएंट्स को हमने ब्लड में डाला था, ठीक। इसी तरीके से वो कहता है वेस्ट जो सेल्स ने प्रोड्यूस किया था वो भी तो प्लाज्मा के अंदर ही गया था, याद है आपको, सेल्स ने क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस की थी। जब सेल्स के पास बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड आ गए थे तो सेल ने उन अमाइनो एसिड से अमोनिया बना दिया था और वो अमोनिया भी सेल ने ब्लड में डाल दिया था। सेल ने वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की थी, वो भी ब्लड में डाल दी थी। तो सेल भी तो अपना वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में डाल रहे हैं, सही हो गया। तो इसलिए सेल्स के अंदर वेस्ट भी होता है, सेल के अंदर कह रही हूँ, ब्लड के अंदर वेस्ट भी फिर रहा होता है, अंदर ही वेस्ट चीज़ें फिर रही हैं, अंदर ही सही चीज़ें भी फिर रही हैं। हार्मोन्स जो होते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने स्क्रीट किए थे, वो भी आपके प्लाज्मा के अंदर ही मौजूद होते हैं। ये आगे हमने ना रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला, उसमें डिटेल में आपने ग्लैंड्स को पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और एक लेदर से एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला भी आपका चैप्टर है, इसमें भी हमने इस चीज़ को डिटेल में पढ़ना है, ठीक हो गया। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ग्लैंड्स ने कुछ छोटे छोटे केमिकल्स रिलीज़ करने होते हैं, उन केमिकल्स को हार्मोन्स कहते हैं। वो हार्मोन्स भी उन्होंने रिलीज़ करके ब्लड में डाल देने हैं, और ब्लड में भी कहाँ पे डाल देने हैं, ब्लड में खासतौर पर ये येलो पोर्शन प्लाज्मा के अंदर डाल देने हैं, क्योंकि ब्लड के भी 2 पार्ट है ना, सेल वाला पार्ट और प्लाज्मा वाला पार्ट। तो ब्लड के अंदर भी वो चीज़ें प्लाज्मा में ही जाएंगी, जैसे बात है सेल में थोड़ा जाएंगी, प्लाज्मा में ही जाएंगी। तो इसलिए वो सारी चीज़ें प्लाज्मा के अंदर घूम रही हैं। तो और प्लाज्मा के अंदर क्या क्या घूम रहा है, प्लाज्मा के अंदर रेस्पिरेटरी गैसेज घूम रही हैं। ये वही गैसेज हैं जो याद है आपको, ये आपकी एल्वोलाई थी, एल्वोलाई के लेवल पे, या इस तरह का क्या आपकी एल्वोलाई है, एल्वोलाई के लेवल पे, और ये आपका ब्लड, एल्वोलाई के ऊपर आपकी ये कैपिलरीज थी, कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ था। तो मान लो ये वही कैपिलरी एल्वोलाई के ऊपर पड़ी हुई है। तो याद है आपको, एल्वोलाई के लेवल पे यहाँ पे जो ऑक्सीजन थी वो यहाँ पे चली गई थी, और इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो यहाँ पे चली गई थी। तो जो ऑक्सीजन यहाँ से आई है वो भी तो ब्लड के अंदर ही आई है, तो इसलिए वो, और इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से इधर गई है तो वो भी तो, पहले कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ब्लड के अंदर ही मौजूद थी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती हैं वो भी आपके ब्लड के अंदर ही तो मौजूद होती हैं।
स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस जो होती है ज़्यादातर अमाउंट में, वो भी तो आपके ब्लड के अंदर ही होती हैं। और ब्लड के अंदर भी याद रखना है, ब्लड के अंदर भी वो एक तो दो तरीके से गैसेस घूम रही होती हैं। एक तो ये जो प्लाज्मा होता है ना, येलो येलो पोर्शन, उसके अंदर भी ये गैसेस डिसॉल्व होती हैं। और दूसरा ये जो आपके रेड ब्लड सेल है ना, इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं जिनको हीमोग्लोबिन कहते हैं। उन हीमोग्लोबिन ने भी इन गैसेस को उठाया हुआ होता है। ठीक हो गया, ये आगे हम रेड ब्लड सेल्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा वो कहते हैं पहले हम ऑक्सीजन गैस की बात कर लेंगे, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर लेंगे। पहले वो कहते हैं ऑक्सीजन गैस जो होती है ना, मेनली वैसे तो रेड ब्लड सेल्स ने ही ऑक्सीजन गैस को उठाया होता है। ऐसे करके रेड ब्लड सेल्स है ना, तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर छोटी छोटी सी गाड़ियाँ होती हैं ऐसे करके, जिनको हीमोग्लोबिन कहते हैं। इन हीमोग्लोबिन, मान लो ऐसे करके गाड़ी है, वैसे तो गाड़ी नहीं होती, मैंने आपको समझाने के लिए बस पढ़ाया है। इस गाड़ी ने अपने अंदर ऑक्सीजन को उठाया हुआ है। ठीक हो गया। तो इस तरह इन छोटी छोटी ये जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, इन हीमोग्लोबिन पिगमेंट के ऊपर ऑक्सीजन बाइंड की होती है। तो इसलिए वो कह रहा है ऑक्सीजन मेनली तो रेड ब्लड सेल के साथ ही अटैच है, लेकिन थोड़ी सी ऑक्सीजन जो होती है ना, वो आपके प्लाज्मा के अंदर भी डिसॉल्व हुई होती है। थोड़ी सी, कितनी, सिर्फ 1.5% जो ऑक्सीजन होती है वो आपके प्लाज्मा के अंदर भी डिसॉल्व हुई होती है। वही बात उसने की है। ठीक है। इसी तरीके से वो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ना, वो भी क्या होती है, वो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हुई होती है। कैसे डिसॉल्व, वो भी प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हुई है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। वो कैसे प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हुई होती है, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। क्यों? इसलिए मैंने आपको भी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ना, वो ये मान लो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस प्लाज्मा के अंदर मौजूद थी। ठीक है। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी ना, इसको पानी नज़र आया, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर आपको पता है 92% वाटर फिर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जैसे ही पानी नज़र आता है ना, इसने फ़ौरन पानी के साथ रिएक्ट कर जाना है, बहुत जल्दी पानी के साथ रिएक्ट करती है। और पानी के साथ रिएक्ट करके ना इसने ये एक एसिड बना देना है। नाम याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, कार्बोनिक एसिड है। इसने मज़ीद ये एसिड बड़ा अनस्टेबल होता है, इसने मज़ीद टूट के ना बाइकार्बोनेट आयन बना देने हैं। सही हो गया। अब ये बाइकार्बोनेट आयन जो होंगे ना, ये पड़े रहेंगे। तो इस तरीके से प्लाज्मा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो गई है। सही हो गया। मतलब बस ये है कि प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने अपनी शक्ल तब्दील कर ली है। अब वो इस शक्ल में तब्दील हो गई है बाइकार्बोनेट में। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इस शक्ल में ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने ना कार्बन डाइऑक्साइड ने लंग्स के पास जाना है और लंग्स से इसने बॉडी से निकलना है, ख़त्म बाई एलिमिनेट होना है एक्सपायरेशन के प्रोसेस से। याद है आपको? ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर इस सूरत में ना ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है इसलिए। और वैसे भी इसको पानी के साथ रिएक्ट करने का बड़ा शौक है ना, तो यही वो बात कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, वो भी 5 to 7% कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। किस फॉर्म में डिसॉल्व होती है? और वो ज़्यादातर बाइकार्बोनेट आयन की सूरत में मौजूद होगी। सही हो गया। तो इस तरीके से आपने याद क्या करना है कि प्लाज्मा, ये अभी हमने सिर्फ ब्लड का प्लाज्मा पोर्शन पढ़ा है। अभी हमारा ये सेल और सेल लाइक बॉडीज़ वाला पोर्शन, जिसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सारा भी हमने डिटेल में पढ़ना है। अभी सिर्फ हमने प्लाज्मा पोर्शन डिटेल में पढ़ा। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? सबसे पहले वाटर पढ़ा, वाटर को सबसे पहले आपने बता देना है। ठीक। वाटर के बाद हमने प्रोटीन्स का पढ़ा, प्रोटीन्स के बारे में हमने थोड़ा डिटेल में लिख देना है, कौन कौन सी प्रोटीन है, एंटीबॉडीज़, उनका थोड़ा फंक्शन लिख दिया, फाइब्रिनोजिन का बता दिया, एल्बुमिन का बता दिया, और थोड़ा थोड़ा इनका फंक्शन बता दिया। फिर हमने बताया अदर 1% सब्सटेंसेस हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो हमारे साल्ट्स हैं। फिर हमने साल्ट्स की बात डिटेल में कर दी, कौन कौन से साल्ट्स हैं हमने थोड़ा वो बता दिया। ये साल्ट्स हमारे प्लाज्मा के अंदर तैर रहे हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना मेरा ये जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है। सही हो गया। अगर आप बायो पढ़ें तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि हाँ, न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं, वही जो डाइजेस्टिव सिस्टम से आए हैं। वेस्ट प्रोडक्ट में मौजूद हैं, वही जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट गैस एंटर हुई थी। और हार्मोन्स भी आपके मौजूद हैं, जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने हार्मोन्स डाले थे ब्लड के अंदर। ये सारी चीज़ें आपके ब्लड के अंदर मौजूद हैं। इनको आपने थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता दिया। फिर आपने बताया रेस्पिरेटरी गैसेस के बारे में। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस किस किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही हैं इस ब्लड के अंदर, वो आपने डिटेल में बता दी। इस तरीके से हमारा प्लाज्मा डिटेल में कवर हो गया। थोड़ी सी साइड बॉक्स रह गया, ये इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं अगर ब्लड प्लाज्मा से आप फाइब्रिनोजिन प्रोटीन रिमूव कर दो ना, तो बाकी सारे पार्ट को हम सीरम कहते हैं। ठीक है। ये आपका पूरा ब्लड है ना, पूरा ब्लड, ये पूरा ब्लड है। ठीक है। ब्लड के अंदर हमने पढ़ा है प्रोटीन्स घूम रही हैं, 3 है ना, 3 तरह की प्रोटीन्स थी, एंटीबॉडीज़, फाइब्रिनोजिन, एल्बुमिन। इस फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को अगर आप निकाल दो इस ब्लड में से, अलग कर दिया मैंने, तो अब जो बाकी सारा ब्लड है ना, उसको ब्लड नहीं कहेंगे, उसको सीरम कहेंगे। ये बात उसने लिखी हुई है। ठीक है। मतलब ब्लड में से अगर आप फाइब्रिनोजिन प्रोटीन निकाल दोगे तो क्या बचेगा? सीरम बचेगा।
ये बात उसने लिखी हुई है, वही बात उसने यहाँ पे, ये वही डायग्राम उसने बताई हुई है। वो कहता है फ्रेश ब्लड को आप एक टेस्ट ट्यूब में रख दें, थोड़ी देर बाद आप देखें तो जाहिर सी बात है सेल और सेल लाइक बॉडीज़ भारी चीज़ें हैं, तो भारी चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं, तो सारे सेल्स नीचे बैठ जाएंगे, प्लाज्मा थोड़ा हल्का होता है तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। और फिर उसने प्लाज्मा को सारे डिटेल में बता दिया, वही बात जो मैंने आपको अपने यहाँ पे फ्लो चार्ट में बता दी कि पानी कितना है, प्रोटीन कितनी है, अदर सब्सटेंसेस कितनी है, वही ये सब कुछ, ठीक है। इस यहाँ पे आप सोच रहे होंगे इसने यहाँ पे 90 to 92% वाटर लिखा है, यहाँ पे 91% लिखा है, तो उसने कहा चलो 90 नहीं, 90 से थोड़ा ज़्यादा 91 और 92 से थोड़ा कम 91, दरमियान की वैल्यू इसने इन दोनों के दरमियान में लिख दी है। इसी तरीके से प्रोटीन इधर 7 to 9% लिखी हुई है, तो यहाँ पे इसने 7 और 9 के दरमियान में 8 आता है ना, तो इसने 8 लिख दिया है, बस यही है, कोई मुश्किल नहीं है। और सेल लाइक बॉडीज़ आपको पता है, वाइट ब्लड सेल हैं, रेड ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। और ये भी कितनी होती हैं, वाइट ब्लड सेल जो होते हैं और प्लेटलेट्स ये सिर्फ 0.9% हैं, इतने थोड़े हैं। और रेड ब्लड सेल 99% होते हैं। मतलब कि ये जो सेल और सेल लाइक बॉडीज़ मैंने आपको बताई ना, इनमें भी 99, अगर इनको भी हम 100% मान लेना तो 99% रेड ब्लड सेल हैं, और ये दोनों सिर्फ 1% है, 1% भी नहीं, 1% से भी कम है। ये देखें 1% भी नहीं है, 0.9, ठीक है, 1% से भी कम है। तो इसलिए तो मेरे ब्लड का कलर रेड होता है, क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ब्लड रेड नज़र आता है। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। अभी हम देखेंगे कितनी रेड ब्लड सेल्स की तादाद है जब हम इसको डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट पीछे लॉन्ग क्वेश्चन है कि ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं ना, उनका फंक्शन आप डिटेल में बताएंगे कि डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड यही हैं, ये सारे, ये देखिए ये सारे ब्लड के कंपोनेंट्स ही तो हम पढ़ रहे हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स का हमने फंक्शन डिटेल में बता दिया। अब इन कंपोनेंट्स को हमने डिटेल में पढ़ना है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।